ओके, तो चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आज लेक्चर तीसरा है हमारा और टॉपिक्स है साइक्लोट्रॉन बाय सावर्ट लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में देखो दो डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक 3D डायग्राम दिया है, आप देख सकते हो। ऊपर का जो सर्कुलर प्लेट है वो एक्चुअली साउथ पोल और नीचे का जो प्लेट है वो नॉर्थ पोल। और बीच में जो आप देख रहे हो वो भी सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन सर्कुलर पार्ट्स के दो टुकड़े कर दिए, मतलब डी शेप के दो पार्ट्स है, उसको हम डी नाम दे रहे हैं, डी का शेप है इसलिए। ठीक है, और वो पोलो डिस्क है। अगर ये डायग्राम को 2 डायमेंशन वे में हम ड्रॉ करें तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये जो सेकंड डायग्राम है वो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डी जैसा शेप है जो मेटालिक प्लेट का बना हुआ है उसको हम D1 बोल रहे हैं, और राइट हैंड साइड में जो है उसको D2 बोल दिया है। अच्छा, तो बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं। आप सेकंड डायग्राम देखो, हम फोकस उसको करेंगे। फर्स्ट डायग्राम जो दिया है वो एक्सप्लेनेशन के लिए ही। ठीक है, अच्छा, तो दोनों D1 एंड D2 डीज जो है उसके साथ एक ऑसिलेटर कनेक्ट किया हुआ है। ऑसिलेटर क्या है यहाँ पे, वो एक एक्चुअली AC वोल्टेज है। वो क्या करता है, D1 एंड D2 को टर्न बाई टर्न पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज करता रहता है। उससे क्या होगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है, ऐसा हमने समझ लिया। अच्छा, अभी जो ये ब्लू कलर के डॉट्स आप देख रहे हो वो डॉट्स एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एंड वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मतलब हमारे स्क्रीन से परपेंडिकुलर बाहर आ रही है। अभी आप 3 डायमेंशन में उसको अगर मैं मैच करोगे तो क्या मिलेगा, नीचे का नॉर्थ पोल लिया था हमने जो सर्कुलर प्लेट है, ऊपर का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल मतलब नीचे से ऊपर आ रही है। इस तरह का डायरेक्शन हम समझ सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे जो देखने लायक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है। तो साइक्लोट्रॉन का जो काम है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एंड दिस मशीन इज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है और वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एंड दोनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर 2 डी शेप की मेटल डिस्क रखी हुई होती है। ठीक है, और दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिस्क। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आपको पता है मेटल का जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट है, इसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा। और आप समझ सकते हो फर्स्ट डायग्राम में अगर जो 2 डीज है उसका जो होलो पोर्शन जो है वहाँ पे मेटल का लेयर होने की वजह से क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल वो होलो पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, मिलेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। जबकि सेकंड डायग्राम में आप देखो D1 एंड D2 जो प्लेट है वो दोनों के बीच का जो गैप है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, और जो D1 D2 डिस्क है उसके अंदर के पोर्शन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि वो मेटालिक पार्ट है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स फ्रॉम वन डी टू अनदर इट एक्सेलरेट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझना है। चलो, तो सेंटर में आप देख लो P पॉइंट किया हुआ है यहाँ पे मैंने, तो P पॉइंट पे सोच लो कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और पॉजिटिव पार्टिकल आप देख लो वो D2 में पहले एंटर हो रहा है। ठीक है ना, सेंटर से सीधा D2 में गया। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटर ने D2 को तब वहाँ पे नेगेटिव बनाया होगा। अगर D2 नेगेटिव रहेगा तभी P के पास रहा हुआ पॉजिटिव पार्टिकल D2 में एंटर करेगा। जैसे ही उसका हाफ सर्कल खत्म होगा D2 के अंदर, हाफ सर्कल खत्म करने का टाइम होगा T/2। T हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 2πm/QBA। तो जैसे ही हाफ सर्कल फिनिश हुआ उसका, ऑसिलेटर की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ऑसिलेटर की वजह से D1 जो है अब नेगेटिव बन जाएगा, D2 को वो पॉजिटिव कर देगा। अगर D1 नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ओके, अगर D1 नेगेटिव हो गया तो चार्ज पार्टिकल
जो है वो बीच के गैप में आएगा और वहाँ पे उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, d1 की ओर अट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। और इसलिए जब d1 में एंटर करेगा थोड़ा रेडियस बड़ा हो जाएगा और सर्कुलर पाथ मिलेगा। हमने पढ़ा था सर्कुलर पाथ जो है वो किसकी वजह से मिल रहा है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी, उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ दे रहा है। ठीक है, अच्छा, साइक्लोट्रॉन इज कनेक्टेड विद एसी वोल्टेज, इसको एसी वोल्टेज क्यों दिया अभी ये तो आप समझ गए हो, d1 d2 10/10 नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे, तभी तो ये हर एक सर्कल के घूमने के बाद उसका हर आधे सर्कल पे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका रेडियस धीरे धीरे बढ़ के जो d का रेडियस है उसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ऑसिलेटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन these alternately and every time चार्ज पार्टिकल गेट एक्सलेटेड विथ मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हर वक्त ऑसिलेटर की वजह से d1 d2 के वोल्टेज ऐसे सेट होंगे कि हर वक्त वो जब गैप में आएगा उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ता रहेगा तो रेडियस भी बढ़ता रहेगा और उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो है विथ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये तो क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। आफ्टर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन बॉम्बार्ड ऑन अ टारगेट, जब उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेगा तब वो पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट है, जिस न्यूक्लियर पे हमें स्टडी करना है, न्यूक्लियस का स्टडी करना है, उसके ऊपर हम बॉम्बार्ड करेंगे। जैसे ही बॉम्बार्ड होगा तो वो उसके टुकड़े हो जाएंगे और हम उसको डेप्थ में सीख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड साइक्लोट्रॉन आर सेम बिकॉज आफ्टर टाइम इंटरवल t/2 चार्ज पार्टिकल कम्स आउट ऑफ वन डिस्क एंड एट द सेम टाइम पोलरिटी ऑफ these आर चेंज ड्यू टू ऑसिलेटर। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एक डिस्क में से जब वो पार्टिकल बाहर निकलेगा दूसरे डिस्क का पोलरिटी ऑसिलेटर की वजह से चेंज होगा और उसी वजह से वो ऑसिलेट होगा। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंट्ज फोर्स इज जनरेटेड ऑन चार्ज पार्टिकल Q, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा, नाउ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देना है तो यहाँ पे मैंने लॉरेंट्ज फोर्स लिख दिया, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है, लेकिन यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, इसलिए मैंने VQVB इज इक्वल टू mv²/r लिख दिया। यहाँ पे V एंड B वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी एंड दोनों परपेंडिकुलर है, तो VB sin 91 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कैंसिल कर दे तो हमें मिल रहा है R इज इक्वल टू mv/qb। ये हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में डिराइव किया था। यहाँ पे मैं फिर से उसको नंबर दे रहा हूँ, नंबर 9। अच्छा, लेकिन हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एक रोटेशन का जो डिस्टेंस है वो 2πr है, वो टाइम जो उसके लिए चाहिए वो टाइम पीरियड t जितना है, तो v इज इक्वल टू 2πr/t हुआ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, r की जगह पे मैं mv/qb अप्लाई कर दूंगा, तो हमें वेलोसिटी मिला 2πmv/qbt। अगर वेलोसिटी कैंसिल कर दे तो टाइम पीरियड हमें मिल रहा है, टाइम पीरियड मिला हमें 2πm/qb। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, फिर से इसको नंबर दे रहे हैं 10। अच्छा, टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/νc, c फॉर साइक्लोट्रॉन यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, तो 1/νc इज इक्वल टू 2πm/qb है, तो µc क्या होगा, µc होगा qb/2πm। ये हमारा इक्वेशन नंबर 11, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसमें मार्क्स कवर कर सकते हो। ठीक है, और MCQs में भी इसका बहुत ही यूज आने वाला है। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द डिस्क आर r then the velocity of charge particle coming out from the hole is, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तब कितना मिलेगा। तो हमें पता है कि सपोज डिस्क जो है दोनों डी हमने लिए हैं, दोनों का अगर रेडियस कैपिटल R है तो इक्वेशन 9 में स्मॉल r की जगह पे मैं कैपिटल R रख दूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू qb/r/m। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब पार्टिकल बाहर निकलता है
तब उसका वेलोसिटी जो है वो qBr/m है। ये हमारा इक्वेशन हो गया 12, ठीक है, और ये हमने दिया इक्वेशन 9 से। अच्छा, अभी देखो आप, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी तो मिल गई हमें, तो अब हमें चाहिए क्या, जो पार्टिकल बाहर निकला उसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। साइक्लोट्रॉन में से जो पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। वेलोसिटी जो हमें मिला था वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक m कट होगा डाउन, डिनोमिनेटर में m² था तो एक m कट कर दिया तो हमें फाइनली मिला q² b² r²/2m। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 30। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के मेनली 3 यूज है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दिए। फर्स्ट क्या है, तो फॉर सेवरल डिकेड्स दिस वर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ हाई एनर्जी बीम्स फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब हम हाईली एनर्जेटिक जो चार्ज है तो वो चार्जेस को कोई न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड करके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड इन अ पार्टिकल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर। मतलब कैंसर का अगर क्योर करना है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आयन बीम्स जो है साइक्लोट्रॉन की हेल्प से बनाएंगे और जो कैंसर का ट्यूमर है उसके ऊपर उसका बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो वो ट्यूमर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट पॉइंट कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो सिंथेनाइज वाला पोर्शन है कि सिंथेनाइज करने की वजह से, ठीक है, तो सिंथेनाइज करना क्या होता है, सिंथेनाइज करने में साइक्लोट्रॉन का यूज़ क्या होता है। सोच लो हमारे पास मैग्नीशियम है या फिर सोडियम है, तो इस तरह की कोई मेटल है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हाईली एनर्जेटिक कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे और उसको सोडियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कोई भी आप मेटल कोई भी एटम ले लो, उसके अंदर क्या करना है, उसको एंटर करवाना है। तो जब वो उसके अंदर एंटर होगा तब उसका मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं सिंथेसाइजेशन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायो-सावर्ट लॉ। तो दोस्तों ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बायो-सावर्ट लॉ पूछते हैं, तो बायो-सावर्ट लॉ कैसे करना है देख लेते हैं। चलो, ये सबसे पहले डायग्राम देख लो। तो जो हमारे पॉइंट्स है वो डायग्राम कोई सबसे पहले हम एलिब्रेट करेंगे। तो वी हैव अ स्मॉल वायर एक्स वाई, और एक्स वाई जो है उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो आई हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है डी एल। तो डी एल लेंथ का जो टुकड़ा है, मैं सबसे पहले ये टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो हम डिराइव करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डीएल काम का नहीं है, मैंने आई और डीएल दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है। तो आईडीएल को नाम दिया गया है करंट एलिमेंट। तो याद रखना, जब बायो-सावर्ट लॉ पढ़ने जा रहे हो तो करंट एलिमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई एक रैंडम पॉइंट मैंने चूज कर लिया है पी, जो आईडीएल से आर डिस्टेंस पे है। तो आईडीएल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो करना क्या है देख लो। बायो-सावर्ट ने बताया था प्रैक्टिकली, ठीक है, जब ओस्टेड ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि भाई करंट कैरिंग वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उसके थोड़े ही दिनों के बाद बायो-सावर्ट ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। वो एक्सपेरिमेंटली किया था, उन्होंने ऐसा डिराइव किया था, जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। ये जो करंट सेगमेंट है मतलब डीएल जो है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा। एंड जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट बायो-सावर्ट लॉ का जो मैथमेटिकल टर्म है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड डीएल एंड आर दोनों को परपेंडिकुलर मिल रहा था, ठीक है। तो कैसे परपेंडिकुलर मिल रहा है वो भी हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें मैं बताऊंगा कैसे परपेंडिकुलर मिल रहा है, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ को हम ऐसा लिखेंगे, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अभी यहाँ पे आर क्यूब कैसा है वो समझना, एक स्टेप है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैंने भी नहीं लिखा है। डी बी प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, आई डी एल क्रॉस आर कैरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। आर कैरेट बाई आर स्क्वायर होता है। तो आर कैरेट हमें पता है यूनिट वेक्टर है, तो आर कैरेट इज इक्वल टू आर बाई आर ही होगा। इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर हो गया आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाई आर क्यूब।
अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हमें मिल रहा है क्या, μ0/4 इंटू आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा इक्वेशन 14, वेयर μ0/4 is equal to 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स। नाउ व्हाट इज dB? dB is equal to μ0/4 और क्रॉस प्रोडक्शन इक्वेशन 14 में से हम निकाले तो dl एंड r दोनों के बीच में आप डायग्राम देखो तो dl ऊपर की ओर जा रहा है, r जो है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आइडियल क्रॉस r हो जाएगा आइडियल साइन थीटा, एंड एक r डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से कट हो गया तो अपन में मिला आर स्क्वायर। सो फाइनली इट इज μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 15। इसका जो डायरेक्शन है, करंट का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडियल एंड आर जो है उसका जो ओरिजिन है वहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक पेन रखना है। मतलब आप अपने हाथ से राइट हैंड में एक पेन ले लें और अज्यूम करें कि वो एक स्क्रू है, और अभी आपको आइडियल क्रॉस आर करना है, मतलब आइडियल से आर की और पेन को घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है आपको पेन को, तो आप समझ पाओगे कि वो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो वो अंदर तरफ जा रहा है। इसका मतलब P के पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी अंदर जा रहा है। यहाँ पे जो क्रॉस करके मैंने जो साइन किया है dB का, वो शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अच्छा, और एक तरीका है कैसे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मिलता है, वो ये डायग्राम आप देखो। ये डायग्राम में आप देखो एक छोटा सा टुकड़ा है आइडियल, और आर कैरेट जो आप आर डैश जो लिखा है वो देखो, तो उसका डायरेक्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर आइडियल के डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में आप रखोगे, दोनों परपेंडिकुलर रखोगे, और अब अपना थंब अगर आप उठा लोगे वो भी परपेंडिकुलर रखना है, तो थंब का जो डायरेक्शन रहेगा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको राइट हैंड स्क्रू रूल आता है तो फिर इसमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्स लॉ, ठीक है। उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, कुछ डिस्टिंग्विश भी है, तो क्या दोनों कैसे अलग पड़ रहे हैं, कैसे क्या सिमिलैरिटीज़ है वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड है, मतलब दोनों लॉन्ग रेंज पे एप्लीकेबल है, ठीक है। बोथ फील्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स स्क्वायर, मतलब हमें पता है कूलम्ब फोर्स है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, एंड बायो-सावर्ट लॉ अभी हमने पढ़ा μ0 आइडियल क्रॉस आर कैरेट बाई आर स्क्वायर है, तो दोनों में 1/r स्क्वायर आ रहा है, मतलब दोनों डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल है, मतलब हमें पता है, आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो 11th में, कि अगर कोई एक पॉइंट पे 3-4 मासिस का जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते थे। सेम में इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ड्यू टू स्केलर सोर्स, यहाँ पे डिस्टिंग्विश आ गया, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सोर्स की वजह से मिलता है। स्केलर सोर्स कौन है? चार्ज है, चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो आइडियल की वजह से मिल रहा है। आइडियल क्या था हमारा? करंट सेगमेंट था, करंट एलिमेंट था, तो करंट एलिमेंट जो था वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय आर एंड आइडियल। ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर है उसके अलोंग, अलोंग मतलब अगर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। जबकि मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो आर एंड आइडियल करंट एलिमेंट है, वो दोनों का जो प्लेन बनेगा उसको परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझ पाओगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन लाइन सेगमेंट DL इज 0, तो आपको ये याद रखना है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर का अगर कोई मैं लाइन सेगमेंट DL ले लूँ तो DL के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको पता है कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, उसमें कहीं पे थीटा नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। ओके,
चलो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो एंड लाइट वेलोसिटी। आपको पता है एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी है, म्यू जीरो परमिएबिलिटी है, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पूरा सॉल्यूशन एक ही बार में दे रहा हूँ। देखो हमें पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स, एंड म्यू 0/4 पाई आगे ही पढ़ लिया हमने 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, उसको अलग अलग फॉर्म में मैं आगे डिराइव करना सिखाऊंगा आपको। अभी तो हमें म्यू 0 एप्सिलॉन 0 एंड सी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर 4 पाई से मल्टीप्लाई करके 4 पाई से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि म्यू 0/4 पाई का वैल्यू है हमारे पास, वो है 10⁻⁻7। अगर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू ले लें तो वो होगा 1/9 × 10⁹ फाइनली जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1/9 × 10⁻16 दैट इज स्क्वायर ऑफ लाइट वेलोसिटी। मतलब ये हुआ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/c²। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, c² नहीं होगा, 1/c² होगा। ठीक है। अच्छा, अगर c को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लें हम तो वो मिलेगा 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0। तो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो गया। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन 16 में इसको दे रहा हूँ और काफ़ी जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो आपको इसको हाईलाइट करके इसीलिए मैंने दिया है c = 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0, ये याद रखना है। अच्छा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, एंड 2-3 बार ये वीडियो आप रिपीट एंड रिपीट देखोगे तब ये समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो डायग्राम है आप क्या करो, यहाँ पे अभी पुश करके ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पेज में यही डायग्राम को आपको फिर से रिपीट करके देखना है। ठीक है, ये आपका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इजी हो जाए, इसके लिए मैंने 2 और डायग्राम डाला है। वो टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन क्या है 3D विजुअलिटी उसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको पुश करो, वीडियो को पुश करो, एंड ये जो डायग्राम है अपने बुक में ड्रॉ कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये डायग्राम मैंने दूसरी बार लिया नहीं है, लेकिन इसका जिक्र मैं करता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, और वो लूप जो है सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस r है, और उस लूप को मैंने वाइजर प्लेन में रखा है। ठीक है, उस लूप को मैंने वाइजर प्लेन में रखा है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन O पे सेट कर दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जो सर्कुलर लूप है उसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस हो गया, और x एक्सिस पे P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस O से स्मॉल x जितना है वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है। तो बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास लाइन सेगमेंट होना चाहिए, करंट एलिमेंट होना चाहिए। तो करंट एलिमेंट के लिए मैंने, आप देख सकते हो y एक्सिस के ऊपर एक dl वाला जो छोटा सा एरो दिया है ना, वहाँ पे स्मॉल एक करंट एलिमेंट मैं सोच रहा हूँ आइडियल, उसकी वजह से P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, वो वहाँ पे शो किया हो। तो ये 2 डायमेंशन में तो आप समझ नहीं पाओगे कि dB का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ dB का जो डायरेक्शन रहेगा, हम आगे भी पढ़ चुके थे, dB का जो डायरेक्शन रहेगा वो DL एंड R का जो प्लेन बनेगा, अभी 3 डायमेंशन में सोचो आप, DL एंड R उसका अगर प्लेन बनेगा, मतलब ये कैसे हुआ, अगर ये पूरा सर्कुलर लूप है उसको कोन का बेस ले ले तो कोन का जो सरफेस एरिया रहेगा उसको परपेंडिकुलर मिलने वाला है dB। समझ में आया? तो dB के 2 कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पे, dBx एंड dB परपेंडिकुलर। अच्छा, सोच लो नीचे वाला जो पोर्शन है DL, आइडियल करंट एलिमेंट जो है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, उसके भी 2 कंपोनेंट मिलेंगे, dB परपेंडिकुलर एंड dBx। तो आप समझ सकते हो dB परपेंडिकुलर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पहले सिर्फ dB का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर उसके एलिमेंट लेना है। ठीक है, सॉरी उसके तो देखो dB = μ 0/4 पाई है,
म्यू 0/4 आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब है, ठीक है। और आर क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है। अच्छा, डी एल एंड आर दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे क्योंकि डी एल जो है वो टेंजेंट है एंड आर जो है वो कोन का स्लांट लेंथ है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 का रहेगा। थोड़ा 3 डायमेंशन में आप भी सोचो, अच्छे से समझ पाओगे। डी एल एंड आर परपेंडिकुलर है तो आर डी एल क्रॉस आर क्या होगा, आर डी एल होगा। अच्छा, तो डी बी हमें क्या मिला, डी बी हमें मिला म्यू 0/4 आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये टर्म मैंने लिखा नहीं है लेकिन एक एक आर कट हो गया तो आर स्क्वायर अपॉन में बचेगा, तो आर स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमें मिला डी बी। अभी डी बी के 2 कंपोनेंट है, डी बी के 2 कंपोनेंट है कि डी बी परपेंडिकुलर है, एक डी बी एक्स है। मैंने पहले ही बताया डी बी परपेंडिकुलर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मिलेंगे डी बी एक्स। तो ये डी बी परपेंडिकुलर क्यों कैंसिल हो रहे हैं वो मैं अलग डायग्राम से आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि ये जो डायग्राम है वो आपने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, डी बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट। तो ये डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम में क्या है, जो उन्होंने जो नोटेशन दिया है वो अलग है, मतलब बी की जगह पे एच लिखा है तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है। और वहाँ पे हमने लूप लिया था वाई जेड प्लेन में, इन्होंने लिया एक्स वाई प्लेन में, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो जो सीखना था, डी बी परपेंडिकुलर कैंसिल होता था। यहाँ पे डी बी परपेंडिकुलर की जगह पे जो इन्होंने कंपोनेंट्स लिए वो है डी एच डैश आर एंड डी एच आर। तो आप देख सकते हो इक्वल एंड ऑपोजिट मिल रहे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और डी एच डैश जेड एंड डी एच जेड ये जो है दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियस डायग्राम था उसमें डी बी एक्स एक ही लाइन में इस तरह आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा बोला था कि डी बी का जो डायरेक्शन है, आप अपनी बुक में वो डायग्राम देखो, डी बी का जो डायरेक्शन है वो आइडियल एंड आर वो दोनों का जो प्लेन बन रहा था उसको परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ, ये आप प्लेन ध्यान से देखो। ये जो प्लेन है वो आइडियल एंड आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आइडियल एंड आर ये दोनों का एक प्लेन बना और ये प्लेन में डी एच डैश देखो आप, डी एच डैश, ठीक है। तो डी एच डैश जो मिल रहा है वो इसको परपेंडिकुलर है। ये समझ में आया, ठीक है। और एक डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, ये डायग्राम भी आप देखो, ठीक है। ये समझने में इजी रहेगा। आप देखो यहाँ पे जो प्लेन लिया है वो मैंने वाई जेड प्लेन लिया है, वाई जेड प्लेन है, और एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट पे, मतलब हमारा जो टेक्सचुअल डायग्राम है उसी को मैंने 3 डायमेंशन में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप देखो डी एल एंड आर, यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो कि डी एल एंड आर दोनों परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? अभी डी बी जो है वो कैसे मिलेगा, तो मैंने वो पॉइंट बोला था कि डी बी का डायरेक्शन डी एल एंड आर का जो प्लेन बनेगा उसको परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यहाँ पे डी एल एंड आर का एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप ये देखो, हो गया। ये डी एल एंड आर का प्लेन है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है डार्क ब्लू लाइन में मैंने शो किया है, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो वो देखो आप इस प्लेन को परपेंडिकुलर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी वजह से डी बी वाई एंड डी बी एक्स कंपोनेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जिसको हमने डी बी वाई बोला है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसी कंपोनेंट को डी बी परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है। तो अगर कोई डायमेट्रिक एंड के ऑपोजिट पार्ट में मैं आइडियल ऐसे 2 करंट एलिमेंट ले रहा हूँ तो डी बी परपेंडिकुलर ऐसे कट हो जाएंगे, लेकिन डी बी एक्स वाला है वो कट नहीं होगा। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो डी बी एक्स का इंटीग्रेशन करने से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लो, डी बी एक्स फाइंड करना है। तो डी बी एक्स क्या होगा, डी बी कोस थीटा होगा। तो डी बी का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया था, म्यू 0/4 आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अभी कोस थीटा क्या है वो आप अपना प्रीवियस डायग्राम चेक करो। कोस थीटा में थीटा जो है उसकी हेल्प से एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होगा, तो आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 रहेगा। अभी ये दोनों टर्म को अगर एक कर दे तो बनेगा हमारा म्यू 0/4 इंटू आई डी एल इंटू आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन हो गया 17। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर होल रिंग, तो हमें क्या करना है, पूरी रिंग का टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ का ही मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करना था।
तो हमने इंटीग्रेशन लेना है दोनों साइड, तो डी बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, एंड यहाँ पे जो dl था उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो 2π कट हो जाएंगे। ओके, ये समझना ध्यान से, 2π कट हो जाएंगे, तो जो 4π था उसका सिर्फ 2 ही बचा, तो μ0/2 हो गया। फिर i, फिर 2π तो निकल गया था, r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू μ0 I कैरेट 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अगर n टर्न्स है हमारे पास, सोच लो एक लूप नहीं है, वहाँ पे 1000 लूप्स है, 2000 लूप्स है, जितने भी लूप्स है मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो n टर्न्स के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0 n I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 18। नाउ सोच लो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर के ऊपर, तो सेंटर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अब प्रीवियस डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम जो था, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर रहे थे। तो सेंटर पे अगर चाहिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 लिख दूँ यहाँ पे इक्वेशन 18 में, तो x 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पावर 3/2 है, तो वहाँ पे 2 कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में r क्यूब है और न्यूमरेटर में r स्क्वायर है। तो फाइनली जो फॉर्मूला मिला वो μ0 ni/2r मिला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इक्वेशन 19 μ0 ni/2r है। ठीक है, ये सेंटर के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड है। काफ़ी सारे MCQs में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नाउ अगर सोच लो x इज इक्वल टू r है, तो जो सर्कुलर लूप था हमारा उसके एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा b इज इक्वल टू μ0 ni 2^5/2 इंटू r। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कैसे करना है। आप इक्वेशन 18 में x की जगह पे r लिख लो, और कैपिटल R वहाँ पे लिखने के बाद उसको एक्सपांड करो, जो मिल रहा है वो लिख दो, हमें इक्वेशन 20 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम मैं रिपीट ले रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से एक बार ये दोहराना चाहता हूँ कि DB परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो डायमीटर के जो ऑपोजिट एंड पे जो करंट एलिमेंट है उन दोनों की सेम इफेक्ट के लिए वजह से वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा पूरे सर्कल पे करने से पूरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएंगे। जो एक कंपोनेंट बचता है वो बचेगा कौन सा, जो एक्सिस के अलोंग है वो। तो पूरे सर्कल के जो एक्सिस के अलोंग के मैग्नेटिक फील्ड है उसका टोटल हमें करके हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस डायग्राम में नहीं, हमारे जो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम था, पहला डायग्राम जो मैंने बोला था आपको, आप बुक में ड्रॉ कर लो, उसमें एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब अगर कोई आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट कैरिंग लूप है और उसके बाजू में जो ब्लू लाइंस ड्रॉ की हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोज लूप मिलेगा। अच्छा, राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा वो देख लो आप ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको जो करंट कैरिंग वायर है उसको पकड़ना है राइट हैंड से, एंड करंट जो डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है। तो बाकी की 4 फिंगर्स जिस डायरेक्शन में वाउंड हो रही है उस डायरेक्शन में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अभी आप देखो ध्यान से, तो सेकंड डायग्राम जो है ये वाला रिंग वाला, उसमें आप ये समझ सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ओवर हो गया।